नमस्कार, मी सहयोगिता आणि आपण पाहताय भारतीय जनमत न्यूज. आणि पाहूयात आता सविस्तर वृत्त. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला झालेल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत उत्तर दिलंय. यावेळी पंतप्रधानांनी कोरोना काळात देशातील व्यवस्थापन आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट करताना विरोधकांचा समाचार घेतलाय. तसेच संपूर्ण भाषणानंतर शेवटच्या एका वाक्यात सतत टीका करणाऱ्या विरोधकांना जोरदार टोला लगावला असून भाषणाच्या शेवटी मोदींनी सातत्याने टीका करणाऱ्या टीकाधारकांनाही जोरदार चिमटा काढला. यावरून संसदेत एक चांगली चर्चा रंगली आहे. माझ्यावरही टीका झाली, खूप काही बोललं गेलं, पण त्यानिमित्तानं मी तुमच्या उपयोगाला आलो याचं समाधान वाटतं. कोरोना काळात सारे घरात होते, त्यामुळे निर्माण झालेला ताण राग इथे मोकळा झाला असेल. आता तुमच्या घरातील वातावरण चांगलं राहील अशी नेहमी चर्चा करत रहा. मोदी है मौका लीजिए असं मोदी यावेळी म्हणाले. दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीला कोरोना काळातील देशाची स्थिती आणि शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या विरोधकांना मोदींनी प्रसंगी प्रत्युत्तर देत तर कधी विरोधकांचीच आधीची मते दाखले म्हणून देत टोले लगावले. तसेच शेतकरी आंदोलनात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या हमीभावाबाबतही सभागृहात स्पष्टीकरण देताना हमीभाव कायम राहील अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, भारतीय जनमत न्यूज, दिल्ली. भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे. लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं. हमें इन लोगों को जानना होगा. हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ. जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को. जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के. सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को. जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया. जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम, बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा. ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है. इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है. और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े. और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं. ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है. देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने. उनका जितना हम आदर करें उतना कम है. गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है. मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है. और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा. और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है. आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं. श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं. लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी. ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे. कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे. एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है. वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं. हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं. देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है. उनका क्या है,
खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता हो। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था। अगर हम वहां से थोड़े हट गए हैं तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमको बढ़ना ही होगा। गांव और शहर की खाई को अगर हमें बांटना है तो उसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा। और मुझे विश्वास है कि हम उन बातों को लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के सामान्य मानवी का विश्वास बढ़े। जैसे अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी, इतने कम समय में 3 करोड़ परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुंचाने का नल कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण में बहनों बेटियों की भागीदारी पर फोकस करने की उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकार ने हर तरह से एक प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है। और उन्होंने एक शक्ति बनकर के इन चीजों को संभालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है। कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। बहनों बेटियों का हौसला, और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका हमारी माताएं बहनें निभाएगी, मुझे पूरे विश्वास है। आज युद्ध क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। नए जो लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। मुद्रा योजना से 70% जो लोन ली गई हैं